नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास होंगे। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, निकाय चुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जहां आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आज नोटिफिकेशन का इंतजार है और इसी के साथ अब निकाय चुनाव जल्द ही होंगे। सरकार की ओर से आज नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी होगा। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है और ऐसे में आज उसी से जुड़ा नोटिफिकेशन भी सामने आएगा। आरक्षण को लेकर खासतौर से सूची जारी की जाएगी, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर भी क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद ही हरी झंडी मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट से। अब इस नोटिफिकेशन के जरिए किस तरीके से सीटों का अलॉटमेंट होता है, क्या खास रहता है इस नोटिफिकेशन के जरिए, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो सरकार की तरफ से आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव जो कि लगातार डिले हो रहे थे, अब निकाय चुनाव जल्द ही होंगे और इसके लिए आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जहां हाईकोर्ट से ये बात शुरू हुई, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं, लेकिन इस पूरी याचिका को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से चुनौती दी गई और कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद रिपोर्ट को अब अध्यादेश के हिसाब से संशोधन करते हुए कल कैबिनेट में पास हुआ है और आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, जहां सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास हुए हैं। कल कैबिनेट की बैठक में उन पर मंथन किया गया है, हर एक का पहलू से विचार विमर्श किया गया है और इसके बाद उसे पास किया गया, जिसको लेकर आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, किस तरीके से अलॉटमेंट रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार आज नोटिफिकेशन जारी करेगा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है और आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कई आरक्षण दर रहती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो सके। और निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफिनाले मैच माना जा रहा है। सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, बस तारीख का इंतजार हो रहा था। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कल कैबिनेट की बैठक हुई और इसके माध्यम से विचार विमर्श किया गया है। आज ओबीसी आरक्षण, तमाम जो आरक्षण है उसकी सूची जारी की जाएगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर जो अटकलें चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद अब उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि कल कैबिनेट में अध्यादेश पास हुआ था, उसके बाद राज्यपाल के पास अध्यादेश गया था, जिसको वहां से मंजूरी मिलने के बाद देर रात तक, आपको बता दूं कि देर रात में उच्च स्तरीय जो अधिकारीगण थे वो शासन में काम करते रहते हैं और माना जा रहा है कि आज इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर नई सिरे से जो सूची है, जो ओबीसी आरक्षण की जिस तरीके से मांग की गई थी, जो ट्रिपल टेस्ट के बाद जो नई स्तर से जो सूची तैयार होनी, जो कि मेयर और चेयरमैन के जो पद हैं उनके जो अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष हैं, उनके जो सूची है उस पे नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। माना जाए जिस तरीके से नए आरक्षण की जो की गई थी, जो रिपीटेशन जिसे कहते हैं कि
प्रक्रिया की जो मांग की गई थी, उसके तहत ही अब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसके लिए अध्यादेश कल कैबिनेट और उसके बाद राज्यपाल के मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी जो सूची है नई सिरे से सूची वो लागू कर दी जाएगी। इसके बाद माना जा रहा है कि अप्रैल के मध्य के बाद किसी भी समय उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है जो बहुत प्रतिष्ठित था उसकी जो तारीख है उसका ऐलान किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा अटकल, जो सबसे बड़ा पेच लटका हुआ था वो था कि जो आरक्षण की जो ओबीसी जो आरक्षण था उसमें जो प्रतिशत था माना जाता 27% के आसपास का ओबीसी माना जाता था जो आरक्षण रहता था, उसकी शायद अनदेखी की गई थी। जो पहले आरोप लगाए गए थे विपक्ष द्वारा कि इसकी अनदेखी की गई थी और रिपीटेशन जो प्रक्रिया होता है वो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। मेयर, अध्यक्ष और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उसके जो पद होते हैं उनके लिए, उसको लेते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भारी झंडी मिल गई है। जिस तरह से आयोग का गठन करके आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है सौंपी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे और 48 घंटे का वक्त भी मांगा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। 48 घंटे के अंदर आप इसकी सूची जारी करिए। तो माना जा रहा है कि कल जिस तरह से कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिली, उसके बाद राज्यपाल के मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और कल देर रात तक इसको लेके लगातार शासन में जो कार्य था वो भी किया जा रहा था। और माना जा रहा है कि आज इसके नोटिफिकेशन जारी करके बहुत जल्दी जो नई सिरे से जो सूची है, जो आरक्षण की सूची है, वो नगर विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और मनीष, देखिए पहले से ही लगातार निकाय चुनाव डिले हुए हैं और ऐसे में तैयारियां जो है किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि पार्टियों की तरफ से तो तैयारियां भरपूर की गई हैं क्योंकि 2024 से पहले उनके लिए सेमीफाइनल मैच की तरह है। और इसके लिए किस तरीके से जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा है? देखिए, निश्चित तौर से राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रखा था। हालांकि चुनाव को कोर्ट में था, मामला कोर्ट में था और उसके बाद जब आयोग का गठन किया गया तो थोड़े दिन के लिए प्रक्रिया टली थी। करीब मार्च लास्ट की डेट मांगी गई थी, पर जिस तरह से जो आयोग बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट थी और जिसने तेजी से काम किया है उससे साफ पता चल सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर न केवल राजनीतिक दल बल्कि सरकारें भी बहुत ज्यादा पूरी तैयारी कर चुकी है। कि जिस तरीके से कि क्योंकि निकाय चुनाव के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी उतना ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा जितनी जल्दी आप निकाय चुनाव कराएंगे। और निकाय चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत अहम इसलिए रहता है क्योंकि वो एक बूथ लेवल का होता है, ग्राउंड लेवल का चुनाव होता है। उससे आपको अपनी जमीनी हकीकत, आपका कितना राजनीतिक पकड़ आपकी पार्टी की कितनी ग्राउंड लेवल पे है वो पता चलता है। किस तरीके से आप आगे की रणनीति बनाएंगे। आपको निकाय चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव पहले आप निकाय चुनाव के को गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी असलियत, अपनी पार्टी की जो मजबूती है ग्राउंड लेवल पे वो पता चलती है। हालांकि जिस भी पार्टी की आप बात करेंगे, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी करें, चाहे समाजवादी पार्टी करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, तो सभी पार्टी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करने की बात करती है। और जिस तरीके से दिसंबर जनवरी में चुनाव होने थे तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। आदेश का इंतजार था, कोर्ट में केस था, कोर्ट में अपील दायर की गई थी और कोर्ट में अब हरी झंडी मिलने के बाद माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंतजार अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आपको होगा तो अप्रैल मध्य के बाद इसका जो आरक्षण है की जो सूची माना जा रहा है पहले हफ्ते में आ जाएगी और मिड अप्रैल से लेके और मई के बीच में आपको तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार किया जा रहा है तारीख का और साथ ही साथ आज के नोटिफिकेशन का भी। ठीक है मनीष, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाएगी। 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी की ओर से आज पोस्टर लगाए जाएंगे। पिछले हफ्ते भी पोस्टर लगे थे, पुलिस ने कार्रवाई की थी। दिल्ली के अलग अलग इलाके में पोस्टर लगाए गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाएगी। 11 भाषाओं में ये पोस्टर रहेंगे और इसकी पहले से ही तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। जहां आपको बताते चले कि पिछले हफ्ते भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर के जरिए बड़ा हमला सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया था। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये पोस्टर पॉलिटिक्स जो है लगातार चल रही है। और पिछले हफ्ते जब ये बड़े पोस्टर लगाए गए तो इस दौरान कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से देखने को मिली थी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पोस्टर वार के जरिए किस तरीके से राजनीति को और ज्यादा चमकाने का प्रयास हो रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है, क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जो ये पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। और साफ तौर पे आप देखिए ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पे जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे हैं होने चाहिए। और सबसे खास बात है कि आप नीचे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है पब्लिश्ड बाय आम आदमी पार्टी और पूरा जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है वो दिया गया है। साथ ही संवैधानिक चेतावनी दी गई है कि सरकार द्वारा वर्जित स्थानों पर पोस्टर ना चिपकाए। ये पब्लिश्ड बाय आम आदमी पार्टी का मतलब आप समझिए कि जब पिछली बार कार्रवाई हुई थी जिस तरीके से आपत्तिजनक जो पोस्टर है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए थे, तो दिल्ली पुलिस ने ये तर्क दिया था कि जो पोस्टर्स हैं उन पर ये प्रिंट नहीं है कि ये कहां से प्रिंट हुए हैं, किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुए हैं और ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। और करीब 138 एफआईआर दर्ज होती है जिसमें ज्यादातर जो एफआईआर है वो इस मामले में दर्ज होते हैं जो आपत्तिजनक पोस्टर है उसको लेकर दर्ज होते हैं। जिसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई लोगों को हिरासत में, करीब 6 लोगों को हिरासत में उस दौरान लिया जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी उस दौरान भी कहीं ना कहीं उन पोस्टर के साथ खड़ी रही क्योंकि उस समय भी बाकायदा आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया गया और वो पोस्टर ट्वीट किया गया था। ऐसे में आज भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं और निश्चित रूप से आप देखिए इसमें कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया है और काफी सधे हुए शब्दों में ये बातें लिखी गई है जो आप देख रही हैं कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। और आम आदमी पार्टी चूंकि लगातार आपने देखा कि पिछली बार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जांच किया तो पाया कि जो एक ड्राइवर है उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और उस ड्राइवर ने बताया कि मुझे आदेश मिला है कि ये तमाम जो पोस्टर्स हैं उसको आम आदमी पार्टी के कार्यालय में लेकर जाना है। उसके बाद पूछताछ हुई, दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 से ज्यादा जो पोस्टर दिल्ली में चिपकाए गए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आपत्तिजनक उसमें बातें लिखी हुई थी खासतौर पे उसको कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने हटवाए थे। हालांकि इन पोस्टरों को फिलहाल दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं हटाया गया है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं करती है क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं निश्चित रूप से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए और सबसे बड़ी बात है कि नीचे बाकायदा लिखा गया है कि पब्लिश्ड बाय आम आदमी पार्टी क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस पिछली बार जो हवाला दे रही थी कि प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस नहीं है, हालांकि इसमें भी प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस नहीं है लेकिन पब्लिक बाय जो प्रिंटेड बाय आप देखिए वो भी चीज़ें लिखी हुई है, बताया गया है कि कहाँ पे कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें संवैधानिक चेतावनी तक यहाँ पे लिख दी गई है। तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी कर रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसे पोस्टर आप नहीं चिपका सकते हैं। पिछली बार जो कार्रवाई हुई तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम डरे नहीं हैं, हम अगर कुछ कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आधार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती से इस तरीके के पोस्टर चिपका रही है और अपने रुख पर कहीं ना कहीं अडिग नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है कि क्या ये पोस्टर आम आदमी पार्टी की ओर से ही लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं क्योंकि पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अक्सर बयान बदल देती हैं कि ये पोस्टर किसी अन्य ने लगाए होंगे। लेकिन एक बात बताया जा रहा है कि सोर्सेस बताते हैं कि कहीं ना कहीं चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे पोस्टर्स लगाती रही है तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी की ओर से ही पोस्टर लगाए गए होंगे। हालांकि अब इंतजार करना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पोस्टर के मामले में क्या कुछ अपना बयान देती है क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाल ही में बयान दिया था कि करीब 11 भाषाओं में पोस्टर लगाए जाएंगे, लेकिन उस दौरान इस तरीके की बातें नहीं कही गई थी कि ऐसे पोस्टर लगाएंगे जाएंगे, पोस्टर में क्या कुछ किन शब्दों का जिक्र किया जाएगा। ऐसे में आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और निश्चित रूप से आप देखिए तमाम बातें इसमें कहीं ना कहीं लिखी गई और सभी पोस्टर में एक ही चीज का जिक्र किया गया है। और देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी की इस पोस्टर वार को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ जवाब देती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं तो खासतौर पे दिल्ली बीजेपी प्रदेश की ओर से भी ऐसे पोस्टर्स इसके जो अगेंस्ट में पोस्टर है यानी कि इस पोस्टर को जवाब देने के लिए एक नया पोस्टर बनाया जाता है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाया जाता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पोस्टर पर क्या कुछ अपना जवाब देती है या दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के पोस्टर लगा दिए गए हैं। बिल्कुल, फिलहाल जवाबी पोस्टर क्या रहता है बीजेपी का ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून से अब बड़ी अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार का दौरा है आज, जहां हरिद्वार में 3 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को। विद्या मार्तंडा ऋषिकुल में सहकारिता विभाग कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। ऋषि ग्राम में श्रेयासी दिशा में भी करेंगे शिरकत। तो ये विशेष कार्यक्रम है, 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम खासतौर से आयोजित हैं आज, जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करने वाले हैं। तैयारियां जो हैं बड़े स्तर पर की गई हैं क्योंकि पहले से ही प्रस्तावित दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का
और ऐसे में तैयारियों में किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है और ये बड़े कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के निर्धारित है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। सुमित, क्या कुछ जानकारी? आज गृह मंत्री अमित शाह का खास दौरा है, बड़े कार्यक्रम है उनके, क्या तैयारियां हैं, क्या अपडेट? आज गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार का दौरा है 1 दिवसीय। इसमें यहाँ पर 3 कार्यक्रमों में यहाँ पर सम्मिलित होंगे। या सर्वप्रथम 12 बजे आप गुरुकुल के दीक्षांत 113वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका यहाँ पर हरिद्वार में उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऋषिकुल में एक सहकारिता का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उसमें बड़ी बहुउद्देशीय कोई जैसे परियोजना है उनका लोकार्पण भी करेंगे। उसके बाद पतंजलि में पहुंचेंगे। पतंजलि में वहां पर एक भवन है, भवन का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। और ये प्रस्तावित दौरा था। इस दौरे को लेकर पूरी तरह से प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी कई टीमें यहाँ पर मौजूद की है, क्योंकि जब अमित शाह के आने से पहले ही यहाँ पर दिल्ली से भी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जो पूरी तरह से निगरानी रखे हुए। और ये जो आज का दौरा है, आज का दौरा बड़ा अहम है, क्योंकि 3 कार्यक्रम है और तीनों कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो सहकारिता का प्रोग्राम है, सहकारिता का, उस पे बहुत, क्योंकि खुद अमित शाह सहकारिता मंत्री भी है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें पूरे प्रदेश के सहकारिता से रिलेटेड जो परियोजना है उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, क्या कुछ खास संदेश इसके माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह देंगे आज? बिल्कुल, जो दीक्षांत समारोह का प्रोग्राम है, ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी में गुरुकुल विश्वविद्यालय के जो 113 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसी में उसके दीक्षांत समारोह में अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसी को लेकर गुरुकुल यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से पूरी तैयारियां की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में यहाँ पर पहुंचेंगे। और जब कुलपति से हमारी बात हुई थी तो मानद उपाधि भी देने की बात उनके द्वारा कही गई है। जी बिल्कुल ठीक है सुमित, आप इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा। आज खास दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, प्रदेश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोविड को लेकर 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ये निर्देश दिए हैं। तैयारियों को परखने के लिए 11-12 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी में सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। जिलों में कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से अलर्ट किया गया है। कोरोना के केसेस को लेकर अलग अलग जिलों को लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलों में कोविड टेस्टिंग की संख्या तेजी के साथ बढ़ाई जाए, ये निर्देश जारी हुए हैं। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। और तैयारियों को परखने के लिए 11 और 12 अप्रैल को मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। लखनऊ से ही अगली खबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी की है अस्पतालों की सूची, जहां लोक बंधु और बलरामपुर देश के 10 अस्पतालों में शामिल। देश के 443 सरकारी अस्पतालों में प्रदेश के अस्पतालों का नाम जारी हुए। ओपीडी में पंजीकरण कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में ओपीडी मरीजों का पर्चा बनाने में अस्पतालों का नाम, लोक बंधु अस्पताल को 5वां और बलरामपुर अस्पताल को मिला है 7वां स्थान। तो ओपीडी में पंजीकरण कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट और इसी के साथ साथ क्या संख्या रही है वो भी आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में ओपीडी मरीजों का पर्चा बनाने में अस्पतालों का नाम, जहां लोक बंधु अस्पताल को 5वां स्थान मिला है और बलरामपुर अस्पताल को 7वां स्थान दिया गया है। मेरठ के नाम जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि, सम्मानित किए गए सीडीओ शशांक चौधरी। जल प्रहरी अवार्ड से सीडीओ शशांक चौधरी को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीडीओ शशांक चौधरी को सम्मानित किया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये सम्मान हुआ है। तो मेरठ के नाम ये एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है, जहां ऑफिस में चल रही तो इसी बीच ये बड़ी अपडेट, जहां पुलिस ने किया ताज मोहम्मद को गिरफ्तार। ये एक बड़ी अपडेट, भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और इसी के साथ ताज मोहम्मद के संरक्षण में चल रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री, जिसका खुलासा हुआ है। तो मेरठ का कुख्यात अपराधी है ताज मोहम्मद उर्फ ताजुद्दीन। तो थाना छतारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलंदशहर से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए ऑफिस में चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पीएनसी के खंडहर में बने ऑफिस में अवैध असलहा फैक्ट्री चल रही थी और इसी सिलसिले में पुलिस ने ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। जनपद बुलंदशहर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अपराध नियंत्रण के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में छतारी पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। कल रात में छतारी पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी, तो मुखबिर के सूचना के द्वारा ये प्राप्त हुआ कि ताज उर्फ ताजू, जो कि किठौर मेरठ का रहने वाला है और पूर्व में भी छतारी थाने के एक मुकदमे का वांछित है, वो चौढेरा के पास एक जंगल में निर्माणाधीन जो सड़क निर्माणाधीन कंपनी थी, उसके बंद पड़े स्थान पे अवैध तमंचों का निर्माण कर रहा है। इस क्रम में जब छतारी पुलिस द्वारा वहां दबिश दी गई, तो अभियुक्त ताज और ताजू को वहां पे पाया गया असला। मेरठ के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है, सम्मानित की गए हैं सीडीओ शशांक चौधरी, जहां जल प्रहरी अवार्ड से सीडीओ शशांक चौधरी को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मानित किया है सीडीओ शशांक चौधरी को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सम्मान हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मेरठ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सीडीओ शशांक चौधरी को सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीडीओ शशांक चौधरी को सम्मानित किया है। तो गौरव का क्षण मेरठ वासियों के लिए। बाराबंकी से अब खबर, युवक ने गला रेतकर किया आत्महत्या का प्रयास। जहां प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने पर युवक ने यह कदम उठाया है। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो बड़े भाई की साली से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के अजयमाऊ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमीरपुर से अब खबर, नवविवाहिता ने कोतवाली में हंगामा काटा है। जहां वरमाला लेकर कोतवाली पहुंची महिला ने हंगामा काटा। नवविवाहिता ने पुलिसकर्मियों से अजीबोगरीब डिमांड की। पति के साथ घर में साथ रहे प्रेमी सिपाही के समझाने पर महिला ने मोबाइल तोड़ दिया। राठ थाना कोतवाली के बसेला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इस महिला ने जमकर हंगामा काटा है और अजीबोगरीब मांग भी की गई है। नवविवाहिता ने कोतवाली में हंगामा किया है, जहां पति के साथ प्रेमी को भी घर में रखने की मांग इसकी तरफ से की गई। जिसको लेकर जमकर हंगामा काटा है महिला ने।
और अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, कलयुगी बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। कैंची घोंपकर मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। मामूली सी कहासुनी को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बीकॉम का छात्र है आरोपी युवक। तो कलयुगी बेटा जहां मां बाप की हत्या कर दी, कलयुगी बेटे ने कैंची घोंपकर मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। मामूली से विवाद के चलते बेटे ने यह कदम उठाया है। जाकिर नगर गली नंबर 7 क्वारसी में एक युवक जो कि बीकॉम का छात्र है, इसके द्वारा अपने माता पिता की कैंची एवं प्रेस आदि से वहां पर हत्या की गई है और खुद को भी काम में बंद कर लिया है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और लड़का था आरोपी, उसको तुरंत हिरासत में लिया गया।